पिछले एपिसोड में आपने जाना कि समीक्षा सुधा को हराकर इस शरीर पर हावी हो जाती है। वो अरुण को प्रताड़ित करके आकाश को चुनौती देती है, उसे आने पर मजबूर करती है। आकाश और समीक्षा के झगड़े के बीच आकाश को पता चलता है कि समीक्षा ने सुधा को अपनी जगह हैवान की धरती पर भेज दिया है, जहां वो खुद को जल्द ही भूल जाएगी। आकाश समीक्षा को लेकर यहां से लौटने वाला था, लेकिन समीक्षा अरुण की मदद से उसे रोक लेती है। आकाश उसे 3 दिनों की मोहलत देकर चला जाता है। समीक्षा इस शरीर पर हावी तो हो चुकी थी, लेकिन ये शरीर उसका प्रतिरोध कर रहा था। वो बीमार हो रही थी और कविता जी उसे अस्पताल में भर्ती करा देती हैं, जहां वो अस्पताल के स्टाफ को डराकर बाहर आ जाती है। अब आगे मिस्टर राठौर, क्षितिज और एक इवेंट ऑर्गेनाइजर के साथ अपने बंगले की सीढ़ी उतर रहे थे। ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व करने वाले लड़के कम से कम 8 होने चाहिए। मेरे किसी मेहमान को आवाज लगाने की जरूरत ना पड़े। मिस्टर राठौर ने कहा, आप बेफिक्र रहिए राठौर जी, वेटर मेहमानों के आगे पीछे ही रहेंगे। उसके साथ चल रहे ऑर्गेनाइजर ने चापलूसी में सनी दबी सी आवाज में जवाब दिया। नीचे हॉल में आकर मिस्टर राठौर ने एक बार पूरे घर पर नजरें घुमाई। सफेद और गुलाबी जैरबैरा फूलों से सीढ़ियों की रेलिंग को सजाते हुए मजदूरों से होती हुई उनकी आंखें ठहरी दरवाजे पर, जहां पर पर्पल ओरिएंटल लिली के गुच्छों को सजाया जा रहा है। इनकी जगह सफेद ऑर्चिड होते तो ज्यादा बेहतर था। उन्होंने कलाई घड़ी में वक्त देखा और 4:30 बज गए। अब तक तुम्हारी सजावट ही पूरी नहीं हुई। उनके माथे पर शिकन आते ही ऑर्गेनाइजर ने सफाई देनी शुरू कर दी। सर, बस आधे घंटे का काम और। बीच में क्षितिज की जेब में रखा मोबाइल झंझना गया। राठौर जी की नजरें कड़क होकर उसकी पैंट की जेब पर गईं, जहां मोबाइल बज रहा था। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं किसी की बात के बीच में यूं फोन बज उठना। एक्सक्यूज मी, सक पकाते हुए क्षितिज ने एक कदम पीछे हटकर जेब से मोबाइल निकाला। ये कोई अनजान नंबर है। हेलो, उसने कॉल ली। हाय समीक्षा। क्षितिज ने मोबाइल कान से हटाकर स्क्रीन पर आ रहा नंबर देखा। पिताजी और ऑर्गेनाइजर से थोड़ी दूरी बढ़ाते हुए, ये किसका नंबर है? भाई का, चार्जिंग पर लगाकर छोड़ गया था, तो मुझे लगा तुम्हें फोन कर लूं। तुम्हें मेरा नंबर याद है? क्षितिज ने पूछा। समीक्षा जवाब देती उससे पहले ही, और तुम्हारे घर के फोन को क्या हुआ? परसों फिर लगा ही नहीं? डैड हो गया है। ओह, क्षितिज चुप हो गया। उसके पीछे से कई लोगों की आवाजें आ रही है। तुम कहाँ हो? पीछे से लोगों की आवाजें आ रही है। समीक्षा ने सवाल किया। हाँ, वो आज रात घर में एक ऑफिशियल पार्टी है, उसी की तैयारी में लगा था। गुड, समीक्षा ने बस कह दिया, आवाज में बिना कोई भाव भरे। माफ करना, तुम्हें बता नहीं सका। डैड काम हो जाने से पहले हमें भी नहीं बताते। एक बार उसने अपने पिता की ओर देखा। और तुम कहाँ हो समीक्षा? हॉस्पिटल में। सुनते ही क्षितिज के कान ठंडे पड़ गए। हॉस्पिटल? क्या हुआ? सब ठीक तो है? बस जरा सा बुखार था और मम्मी ने एडमिट करा दिया। सिर्फ बुखार की वजह से? हाँ। क्षितिज, तुम आ सकते हो मुझे लेने? यहां अच्छा नहीं लग रहा है। मन हो रहा है कहीं बाहर जाने का, तुम्हारे साथ। क्षितिज के होठ एक बार मुस्कुराकर आपस में भिंच गए। पिछले 3 सालों में यह दूसरी बार होगा कि समीक्षा ने खुद से उसे कहीं आने के लिए पूछा है। पिछली बार उसके फार्म हाउस और आज उसने अपने उड़ते हुए से होश संभाले। लेकिन तुम तो एडमिट हो। कुछ नहीं हुआ है मुझे। ब्लड टेस्ट करने पर पता चला है कि बस मौसमी बुखार है। मुझे कहीं बाहर जाना है, प्लीज क्षितिज। क्षितिज का जवाब नहीं आया। उसका ध्यान जैसे कहीं और है। रह रहकर वो अपने पिता से बात करने लगता है। तुम सुन रहे हो? समीक्षा ने पूछा। हां, लेकिन आज कैसे? आज पार्टी है घर में। अभी डैड ने उस इवेंट ऑर्गेनाइजर के पीछे रहने का आदेश दिया है। समीक्षा कुछ देर खामोश हुई। तो फिर आज मैं तुम्हारे घर ही आ जाती हूं। पार्टी का बहाना भी है। एक पल को तो क्षितिज को सांप सूंघ गया। उसके पिताजी इस तरह समीक्षा का बिन बुलाए पार्टी में आना पसंद नहीं करेंगे, और वैसे भी ये पार्टी उनके बिजनेस से जुड़ी है। आज जितने भी लोग घर आने वाले हैं, उनमें मुश्किल ही कोई होगा जो उनसे निजी तौर पर जुड़ा है।
वो सोच में पड़ गया। ठीक है, कहां मिलोगी? सूरज पूरी तरह ढल चुका था। आसमान का रंग नीले से गहरा नारंगी हो गया। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। सिटी मॉल की पार्किंग में अपनी कार के साथ खड़े क्षितिज ने जेब से मोबाइल निकालकर वक्त देखा। 6:15। बुदबुदाते हुए उसकी आंखें मॉल की ओर चली गई, जहां से समीक्षा निकलकर आने वाली है। करीब 1.5 घंटे पहले वो समीक्षा को लेने मसूरी के उस अस्पताल पहुंचा जहां समीक्षा ने उसे बुलाया था। उसे लगा था कि अस्पताल में कम से कम 1 घंटे का वक्त लगेगा समीक्षा को बाहर निकालने में, मगर वो पहले ही गेट के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। क्षितिज हैरान था इस बात पर कि मरीज होने के बावजूद उसने अस्पताल से बाहर आने की सारी कार्यवाही कैसे की होगी। अरुण, जिस पर उसकी जिम्मेदारी सौंपकर कविता जी बुटीक गई थी, वो आखिर तक कहीं दिखा ही नहीं। कुछ तो हुआ होगा उसे, जो उसे भर्ती कराना पड़ा था, मगर किसी को उसकी फिक्र ही नहीं। पता नहीं कैसा परिवार है। बुदबुदाते हुए उसने अपनी जेब में से एक सिगरेट निकालकर होठों पर अटकाई थी कि किसी इत्र की तेज महक उसके चारों ओर बिखर गई। भड़कीली हाई सैंडल पहने एक लड़की उसकी गाड़ी के पास आकर रुकी। सुर्ख लाल रंग का हाई नेक क्रॉस ओवर पहने, कोहनी में सुनहरे रंग का हैंडपर्स लटकाए, काजल की लहराती गाढ़ी रेखाओं के बीच 2 बादामी पुतलियां, गुलाबी गालों पर झिलमिलाता सुनहरा ग्लिटर, लाल रंग से भीगे होठ। ये नायाब चेहरा क्षितिज से किसी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। उसे सवालिया नजरों से देखते हुए क्षितिज ने सिगरेट होठों से निकालकर एक तरफ फेंक दी। यस, तुम्हारे 30,500 रुपए कम हो गए हैं। इन्हें मुस्कुराते हुए एक डेबिट कार्ड क्षितिज की ओर बढ़ा दिया। क्षितिज ने डेबिट कार्ड हाथ में लिया और जैसे उसकी जुबान ही झड़कर गिर गई। ओह माय गॉड, सॉरी, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। समीक्षा के चेहरे पर मेकअप की इतनी गाढ़ी परत देखने की उसे आदत ही नहीं है। समीक्षा बेहद खूबसूरत लग रही है, लेकिन इतनी बदली हुई मानो कोई और हो। उसे देखकर लग रहा है जैसे वो जिंदा इंसान नहीं, बल्कि डिज्नी की कोई परी है जिसे कंप्यूटर पर तैयार किया गया हो। काजल की काली रेखाओं के बीच झिलमिलाती उन भूरी पुतलियों ने क्षितिज की आंखों में देखा। कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें पहचानती हूं ना। क्षितिज होठों पर 2 उंगलियां रखे सिर से पैर तक उसे ताड़े ही जा रहा है। वो आश्चर्यजनक तौर पर आश्चर्यचकित है। और क्यों न हो, अभी कुछ देर पहले उसने जिस समीक्षा को अपने डेबिट कार्ड के साथ अंदर भेजा था, उसने कपड़ों के नाम पर बस नाइट गाउन पहना था। उसके बाल, उसका चेहरा बिल्कुल बेजान था। और अब अचानक ये बदलाव, उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन था क्षितिज को कि वो कोई खूबसूरत सा सूट सलवार पहनकर बाहर आएगी। क्या वो चाहती ही नहीं कि राठौर परिवार उसे पसंद करे? ये क्या बनकर आई है वो? क्षितिज ने अपनी हैरानी पर काबू करते हुए कुछ सोचकर एक भौं उचकाई। शायद उसका बुखार दिमाग में चढ़ गया है। उसने अंदर ही अंदर खुद से कहा और एक हाथ गाड़ी का दरवाजा खोलने को बढ़ा दिया। हम तुम्हारे घर जा रहे हैं ना? आज समीक्षा के बोलने का लहजा बहुत सपाट है। लफ्जों को जोड़ने का अंदाज, शब्दों का उच्चारण आज बहुत अलग है। क्षितिज ठहर गया, उसकी ओर पलटा। लग रहा है जैसे समीक्षा की आवाज में कोई और उससे बात कर रहा है, कोई नया, कोई अनजान जिसे वो पहली बार मिल रहा है। क्षितिज ने जवाब देने को सांस भरी, मगर अगल बगल से निकलते लोगों को देखकर खामोशी रह गया। लोग जो समीक्षा को अपार दिलचस्पी से ताक रहे हैं, चलते हुए राह में ठोकरें खा रहे हैं, और हर किसी के मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही रहा है, कुछ अच्छा, कुछ भद्दा। क्षितिज के जबड़े के कोने भिंचकर उभर आए। मन है कि एक अदद के मुंह पर घूंसा जमा दे। उसने तक रहे लड़कों के एक झुंड को घूरते हुए समीक्षा के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। अंदर बैठो। तुमने जवाब नहीं दिया क्षितिज। हाँ बाबा, हम घर ही जा रहे हैं और तुम्हें कुछ ऐसा पहन कर आना चाहिए था जिससे तुम्हें ठंड ना लगे। उसने फिर से उसे अंदर बैठने का इशारा किया। इस बार समीक्षा बैठ गई। उसके हाथ पैर अंदर ही अंदर कांप रहे हैं, बार बार पंजे तिरछे होते जा रहे हैं, और वो पूरी कोशिश कर रही है कि ऐसा ना हो। गाड़ी में बैठते ही क्षितिज ने ब्लोवर चलाया। तुमने ये कपड़े इसलिए तो नहीं पहने
कि तुम्हें लगा कि मेरे मॉम डैड बहुत आधुनिक ख्यालों के हैं? नहीं, मुझे लगा कि मेरा होने वाला पति थोड़ा आधुनिक है। होने वाला पति? क्षितिज का दिल उछलकर एक बार को मुंह तक ही आ गया था। इसका बुखार वाकई दिमाग में चढ़ गया है। क्षितिज ने आंखें बंद कर मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। समीक्षा में मिठास थी, लेकिन वो कुदरती मिठास थी, और ये मिठास कुछ ज्यादा है। अचानक उसकी आंखों में कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ आया उसके लिए। आज पहली बार उसने अपनी बाह क्षितिज के बगल में डाली है और सिर उसके कंधे पर टिकाया है। उसके बर्ताव में कुछ अदाएं मिल गई हैं। उसके बात करने का अंदाज बदल गया है। जिस समीक्षा की नजरें किसी के भी चेहरे पर एक पल से ज्यादा नहीं टिकती थी, वो आज क्षितिज के चेहरे से हट नहीं रही। उसकी एक टक ताकती हुई नजरों ने क्षितिज के लिए गाड़ी चलाना मुश्किल कर दिया। तुम्हें कुछ तो हुआ है। गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए वो हंसा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उसके कान पर एक मीठी फूंक मारकर समीक्षा उसे ताकने लगी। गुदगुदा रहे कान को क्षितिज ने चुपचाप बस कंधे से चिपका लिया। बसंत विहार, तीसरे ब्लॉक का आखिरी बंगला। बतौर रूह घर को लेकर समीक्षा की कोई सोच हो तो नहीं सकती थी। हम मगर होती तो बेशक ऐसी ही होती। इस अर्धचंद्राकार बंगले का मुख्य द्वार ही 8 बाय 15 का होगा, जिसके खुलते ही इस बंगले का पूरा आयात दिखाई दे जाता है। लिली ओरिएंट से सजने पर इसकी खूबसूरती दोगुनी हो गई है। दाईं तरफ की दीवार की जगह कांच की विशाल खिड़कियों ने ली है और उन पर झूलते वो नायाब नीले पर्दे, जिन पर हीरों के जैसे नग जड़े हैं, जो दूधिया सफेद मार्बल के फिसलते फर्श को छू रहे हैं। ठीक सामने खूबसूरत लहराती सीढ़ियां, जो आगे बानी तरफ मुड़ जाती हैं, और वहां ऊपर है कतार से लगे कमरे। सारा घर वॉयलेट और गुलाबी रंग के बेहतरीन मेल से रंगा है, और कहीं कहीं है लकड़ी का गहरा भूरा रंग। आलीशान वास्तु और बेशकीमती साज सज्जा, और उस पर दुर्लभ फूलों की ये सजावट। क्षितिज तो वाकई राजकुमार है। मेहमानों से भरे हॉल के दाहिने कोने में सुनहरे और क्रीम रंग के लुईस काउच में बैठे हुए समीक्षा छत के बीचों बीच लटक रहे भव्य झूमर को देख रही है। काली धातु की चौकोर चादर में लटकती सुनहरी लड़ियां, जिनमें जगमगाती बूंदों की तरह सैकड़ों क्रिस्टल अटके हैं, जैसे सोने के तार में हीरे पिरो दिए गए हों, नायाब। क्षितिज और उसके माता पिता उसके ठीक सामने बैठे हैं, मगर उनमें समीक्षा की कोई खास दिलचस्पी नहीं है। बस अंदर कुछ सुलग रही है वो इस विलासिता को देखकर। उसकी किस्मत ने कितना कुछ दिया था उसे। खूबसूरती, क्षितिज जैसा जीवन साथी, उसका प्यार, शानदार गाड़ियां और ये भव्य घर। लेकिन ये ऐशो आराम, ये दौलत, ये खुशियां उसी का नसीब थी। और अगर उसे ये सब नहीं मिलेगा तो वो उससे भी छीन लेगी जिसने उससे छीना है। हाथ में थमी प्याली पर उसकी उंगलियां मसलने लगी। क्षितिज ने चाय का प्याला मेज पर रखा। उसका प्याला सबसे पहले खाली हुआ है। बाकी 3 लोग कप हाथ में पकड़े हुए ही हैं। समीक्षा ने एक चुस्की तक नहीं ली है, और उसके मम्मी पापा के प्यालों में अभी आधी चाय ठंडी हो रही होगी। औरों से उसे शिकायत नहीं है, लेकिन समीक्षा वो कब से बनावट करने लगी। कोहनियों के बल घुटनों पर झुका खामोशी से इनकी बातें सुनता क्षितिज आज इस बात से खासा परेशान है कि घरवालों की नजरों में समीक्षा की जो तस्वीर उसने बनाई थी वो मिट्टी में ना मिल जाए। उसके बदले हुए लिबास और हाव भाव के चलते घरवाले उसके लिए इनकार ना कर दें। बड़ी मुश्किल से उसने अपने माता पिता को राजी किया था इस 15 मिनट की खास मुलाकात के लिए, मगर अब इस छोटी सी मुलाकात का जाने उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उन सब के हंसते मुस्कुराते चेहरों को घबराई सी नजरों से देखते हुए वो बस कोशिश कर रहा है उनके विचार समझने की। ये इम्तिहान समीक्षा का है, लेकिन दांव पर क्षितिज की खुशियां लगी है, क्योंकि सामने बैठे ये तीनों लोग वह हैं जिनके बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। छोटी सी बातचीत के बाद राठौर जी ने क्षितिज को उठने का इशारा करते हुए अपनी चाय का कप मेज पर टेक दिया। उनके सभी मेहमान उनका इंतजार कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, क्षितिज ने समीक्षा से इजाजत ली। मेहमानों को अदब से मुस्कुराकर किनारे करते हुए वो राठौर जी के साथ टहलता हुआ हॉल के दूसरे कोने पर आ गया। यहां खिड़कियों से बाहर दिखाई दे रहे हरे लॉन को देखते हुए राठौर जी के होठ हिले। क्षितिज सांसें थामे कुछ सुनने के इंतजार में है,
जो कि अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, और बहुत बुरा भी। तो यह है समीक्षा। बहुत संजीदा लफ्जों में उनका सबसे पहला सवाल था। वो खुश नजर नहीं आ रहे। क्षितिज की नजरें पिताजी से मिलने से कतरा रही हैं। वो उनके चेहरे के अलावा हर कहीं देख रहा है। मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि तुम्हारी पसंद है तो कुछ ऐसी ही होगी। लड़की खूबसूरत हो, उससे आगे आज कल लड़कों का दिमाग चलता ही कहाँ है। डैड, वो बहुत अच्छी है, दिख रहा है। लिबास आपकी सोच को शक्ल देते हैं। पता है तुम्हें, पहली बार वो हमसे मिलने आई है, और वो भी इस तरह के लिबास में। क्यों? ताकि हमें पहले ही दिन से ये बात मालूम हो कि वो एक आजाद ख्याल लड़की है। क्षितिज के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। जब समीक्षा को उसने तैयार हालत में देखा था, वो तभी समझ चुका था कि आज की मुलाकात का कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है उसके माता पिता पर। बालों में हाथ घुमाते हुए उसने सिर झुका लिया। ऐसा नहीं है डैड। राठौर जी ने नजरें अपनी पत्नी और समीक्षा की ओर की। पता नहीं क्यों, जब तुम्हारी मां से समीक्षा के बारे में सुनता था तो लगता था कि तुम्हारी मां जैसी किसी सादी और सुलझी हुई लड़की के बारे में बात हो रही है। लेकिन शायद मैं गलत था, या तुमने झूठ बोला है हमसे। डैड, केवल कपड़े देखकर आप उसको कैसे आंक सकते हैं? जो लड़कियां पब्स में रोज नशे किए पड़ी रहती हैं, उन्हीं में से कितनी ही आज यहां साड़ी या सूट पहनकर आई हैं, तो वो समीक्षा से ज्यादा शालीन हो गई। क्षितिज ने उन्हें कुछ देर को निरुत्तर कर दिया। यही खासियत है उसकी। अव्वल तो बहस नहीं करता, और करता है तो हर बात का सटीक जवाब होता है उसके पास। जेब से सिगरेट केस निकालकर एक सिगरेट हाथों में लेते हुए, क्षितिज, ये जिंदगी भर का फैसला है। कोई फर्नीचर नहीं ला रहे हम कि घर को सूट नहीं किया तो बदल आए। बेशक वो बेहद खूबसूरत है। शायद इतनी खूबसूरत लड़की हम तुम्हारे लिए ढूंढ भी ना पाते, लेकिन तुम हमारी एक लौती औलाद हो, और मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर तुम्हें किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस आए। एक बार फिर सोच लो, कुछ कदम चलकर वापस नहीं लिए जा सकते। उन्होंने सिगरेट सुलगाकर लाइटर जेब में रख लिया। मैं वो कदम ले चुका हूं डैड। क्षितिज जिद्दी तो कभी नहीं था, मगर उसके फैसले बदलना नामुमकिन होता है। ये राठौर जी हमेशा से जानते हैं। उसने करना वही है जो उसके मन में होगा। उन्हीं की औलाद है, और बेशक उन्हीं पर गई है। उससे किसी तरह की बहस करने का ना तो उनके पास वक्त है, और ना ही कोई मतलब। तो फिर ठीक है, अपनी मां से बात करके बता देना कि समीक्षा के घर वालों से मिलने कब जाना है। राठौर जी के पलटते ही क्षितिज खुशी से उछल पड़ा। मिसेज राठौर को भी समीक्षा ने निराश किया था, मगर वो भी उसके लिए ना नहीं कह सकी। महज इसलिए कि वो खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी। महज इसलिए कि वो उनके इकलौते बेटे की पसंद थी, जिसे बदलना उनके बस में नहीं था। आखिरकार वो भी अपने बेटे की खुशी ही चाहती थी। राठौर परिवार ने फिलहाल समीक्षा को किसी मेहमान से मिलाया नहीं। हालांकि उसकी खूबसूरती ने यहां आए हर एक इंसान का ध्यान जरूर खींचा था। जब तक वो समीक्षा के घर जाकर शादी की बात ना कर ले, तब तक उन्हें यह रिश्ता लोगों के सामने रखना सही नहीं लगा। फिलहाल उसका परिचय सब मेहमानों के सामने क्षितिज की अच्छी दोस्त तक सीमित है। फिर भी लोगों के बीच बातें बन रही थी। एक दूजे को देखकर समीक्षा और क्षितिज के चेहरे पर आ रहे भाव पढ़ना यहां के उम्रदराज लोगों के लिए कहाँ मुश्किल होने वाला था। और राठौर जी इस बात को लेकर काफी फिक्रमंद है। चूंकि समीक्षा मेहमान है, सो राठौर जी उसे वापस जाने को टोक नहीं सकते, इसलिए उन्होंने एक रास्ता निकाला। मेहमानों की भीड़ में से निकलते हुए वो सीढ़ियों के पास पहुंचे, जहां समीक्षा और क्षितिज कुछ बात कर रहे हैं। तुम समीक्षा को घर क्यों नहीं दिखा लाते? क्षितिज समझ गया कि उसे क्या और क्यों कहा जा रहा है। उसने हाँ में सिर हिला दिया। असल में उसे भी आज मेहमानों के बीच होना था। राठौर जी चाहते थे कि वो उनके कारोबारी दोस्तों से घुले मिले। हालांकि जानता तो वो सबको है, मगर उनकी जान पहचान आगे बढ़े, ताकि कल उसे अपने पिता का कारोबार संभालने में दिक्कत ना हो। मगर आज हर 5 मिनट बाद क्षितिज की आंखें घड़ी पर जा रही है। शाम के 7:30 बज चुके, मगर समीक्षा के चेहरे पर घर पहुंचने की जो जल्दबाजी हमेशा होती थी, वो आज नहीं है। वो अस्पताल से सीधी यहां आई है, बिना किसी से कुछ कहे,
उसके इस तरह गायब हो जाने का कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है। हॉल से ऊपर कमरों की तरफ बढ़ते हुए, तुम्हें देर नहीं हो रही आज? उसने समीक्षा को टोका। नहीं तो, समीक्षा झूमती सी उसकी ओर पलटी। और तुम्हारे घर में किसी को पता भी नहीं कि तुम कहां हो? क्षितिज उससे एक कदम पीछे अपने मोबाइल पर वो नंबर ढूंढने लगा जिससे समीक्षा ने अस्पताल से फोन किया था। तुम्हारे भाई के नंबर के आखिरी में 999 है क्या? उसने मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां फेरते हुए पूछा। आई डोंट रिमेंबर। समीक्षा अपनी धुरी पर एक बार फिर घूम सी गई। क्षितिज सांस भरकर रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका घर देखते ही समीक्षा की नजरें बदल जाएगी। पता नहीं उसे खुश होना चाहिए या नहीं कि समीक्षा आज वैसे ही बर्ताव कर रही है जैसे कि वो चाहता था, लेकिन आज वो कितनी मामूली लग रही है, उन लड़कियों की तरह जिन्हें शायद क्षितिज से भी ज्यादा दिलचस्पी उसके पैसों में थी। कॉलेज की वो लड़कियां जो क्षितिज की दोस्ती के प्रस्ताव महज इसलिए कबूल कर लेती थी कि वो एक खूबसूरत अमीर लड़का था, सिर्फ इसलिए कि वो लाखों की गाड़ी में घूमने जा सकेगी, उन्हें महंगे तोहफे मिल सकेंगे। अब तो वह भी अपने माता पिता की तरह कुछ मायूस, कुछ उलझा सा दिखाई पड़ रहा है। तुम्हारा कमरा कौन सा है क्षितिज?